देखिए आपका ये डावरी प्रोविजन एक्ट में सेक्शन आपका 6 चल रहा था भाई। और धारा 6 मेंस में आ सकती है कि जो दहेज में संपत्ति ली गई है उसको आपका वापस कराने का प्रावधान है आपका धारा 6 में। और धारा 6 आपका बड़ी धारा है। तो देखिए आपका क्या बताया गया है, अब तक अभी पूरा नहीं हो पाया था। फिर एक बार शुरुआत किया जाए। दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, यानी कि जो भी वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को या वर पक्ष के नातेदारों को अर्थात रिश्तेदारों को दहेज दिया गया है, वह दहेज की रकम या संपत्ति जो है वह वधु पक्ष के फायदे के लिए होगी। और वर पक्ष का दायित्व होगा कि वह 3 मास के अंदर उस संपत्ति को आपका वधु को वापस कर दे। तो अगर विवाह से पहले दहेज ले लिया गया है तो विवाह के 3 मास के अंदर, विवाह के समय लिया गया है तो विवाह के समय के 3 मास के अंदर, और विवाह के बाद लिया गया है तो उस समय से जब लिया गया है उसके कितने दिन के अंदर, 3 मास के अंदर, तीनों में 3 मास हैं, 3 मास के अंदर वधु को, या वधु अगर मर जाती है तो आगे बताया जाएगा, वधु मर जाएगी तो क्या हुआ, वधु को वह जो दहेज की रकम है या संपत्ति है वापस की जाएगी। और जो पति या पति के नातेदार हैं ऐसी दहेज की रकम को या ऐसी दहेज की संपत्ति को किस रूप में धारण करेंगे, न्यास के रूप में। न्यास के रूप में का मतलब ये हुआ, ये माना जाएगा कि वह पत्नी की संपत्ति है, पत्नी ने पति पर या पति के नातेदारों पर विश्वास करके उस संपत्ति को पति को दिया है। और अगर पति मिसयूज करे, दुर्विनियोग करे संपत्ति का, तो ये माना जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। यानी कि आईपीसी की धारा 405 से लेकर 409 के नियम क्या होंगे, लागू। ये आपका इतना कल बताया गया था भाई। आगे बढ़ा जाए इसके बाद क्लाज 2 देखिए। क्लाज 2 ये बताता है कि अगर परिसीमा काल के अंदर दहेज का धन या संपत्ति पत्नी को यानी कि वधु को वापस नहीं की जाती तो परिसीमा काल कितना है, तीनों दशाओं में कितना बताया गया, 3 मास। अगर 3 मास के अंदर ऐसी संपत्ति या धन वापस नहीं किया जाता तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। और सजा कितना पाएगा, तो सजा भी याद रखना है, कम से कम 6 माह और अधिकतम कितना, 2 साल, या या जुर्माना कम से कम 5,000, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है, 10,000, या दोनों। फिर एक बार दंड की मात्रा याद करिए। अगर पति या पति के नातेदार 3 मास के अंदर यानी कि उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर या परिसीमा काल के अंदर या उस समय के अंदर, आप इधर बैठिए, जगह है ना भाई, बैठिए, उस समय के अंदर वधु को यानी कि वधु को अगर धन या संपत्ति वापस नहीं करते तो वर या वर के नातेदार माने रिश्तेदार या माता पिता दंड के भागी होंगे। सजा याद रखिएगा, लिखना पड़ेगा, सजा कम 6 माह से कम नहीं होगी, जो अधिकतम कितना हो सकेगी, 2 साल, या जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा, या जो अधिकतम 10,000 तक रुपया हो सकेगा, या दोनों। इसको भाई प्रयास ये करिए कि अभी से दिमाग में बैठाए रहिए। आपका फिर मैं बता दूं जो बताया जाए। क्लास 3 देखिए भाई। जहां उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है
वहाँ स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पति या पति के नातेदारों ने अभी संपत्ति वापस नहीं की है स्त्री को, और इसी बीच स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो कौन वापस पाने का हकदार होगा? पत्नी के वारिस। वारिस माने पत्नी के उत्तराधिकारी। अगला नियम देखिए। परंतु जहाँ ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मृत्यु स्वाभाविक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके बाल बच्चे इत्यादि हैं तो पाएंगे। लेकिन अगर मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो और मृत्यु अननेचुरल अप्राकृतिक हो, तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा आपका आईपीसी की धारा 304 बी को भी कोरिलेट करना पड़ेगा और एविडेंस की धारा 113 बी को भी। देखिए भाई, आपका अगर किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो जाती है और वह मृत्यु प्राकृतिक न हो बल्कि अप्राकृतिक हो या जल कर हुई हो, तो और ये दिखाया जाए कि मृत्यु के पहले दहेज की मांग के लिए तंग किया गया था, तो ऐसी दशा में इसे डावरी डेथ या दहेज मृत्यु आईपीसी की धारा 304 के तहत माना जाएगा और इसके बारे में उपधारणा या प्रिजम्पशन किया जाएगा, तो साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत 113 बी, यानी कि डावरी डेथ में या दहेज हत्या के मामले में अनुमान लगाया जाएगा कौन सी धारा एविडेंस की है? 113 बी। यानी कि अगर चाहिए, अगर ऐसी स्त्री के मृत्यु विवाह के किसी दिन हो या पति के वापस करने वापस होगी, ये बताया गया स्पेशली तौर पर। देखिए आपका, यदि कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ उस स्त्री के बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चों का पहला हक होगा, और बाल बच्चे नहीं हैं उस स्त्री के कौन पिता पाएंगे वापस। दूसरा देखिए, यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी कि पति या पति के माता पिता या नातेदार, अगर मैंने कि पूरा वाक्य देखिए, एक में मिला देते हैं। पहला नियम ये निकला कि अगर किसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो गई हो, यह मृत्यु अप्राकृतिक हो, तो अगर उस स्त्री के बच्चे हैं तो ऐसी दशा में दहेज की रकम या संपत्ति उस स्त्री के बच्चों को अंतरित की जाएगी। अगर बच्चे नहीं हैं तो माता पिता को अंतरित की जाएगी, और जब तक कि अंतरित न कर दी जाए पति या पति के नातेदार ऐसी संपत्ति को न्यास के रूप में यानी कि विश्वास के रूप में धारण करेंगे, यानी कि उनको नहीं होगा, दुर्विनियोग नहीं, यानी कि आपका कह सकते हैं कि मिसयूज नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे लोग, तो भाई लौटाएंगे, याद रखिए। अगला देखिए आपका खंड 3 ए देखिए, जहां उपधारा 1
या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन उसके सिद्ध दोष ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति का उसके लिए हकदार स्त्री को या उसके वारिस को या माता पिता या संतान को अंतरित नहीं किया है, वहाँ न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंड अभिनिर्णित करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथा स्थिति ऐसी स्त्री या उसके वारिसों या माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए अंतरण करे, और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश का अनुपालन नहीं करता तो ऐसी दशा में संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूली जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो और उसका यथास्थिति उस स्त्री का उसके वारिसों माता पिता या संतान को संदाय किया जाए। देखिए, आपका बेयर एक्ट का जो खंड आपका 3A है, आपका काफ़ी लंबा खंड है। तो लंबा खंड है तो इसको तोड़कर पढ़ा जाता है, और आपका कैसे तोड़ेंगे वह मैं बता रहा हूँ। नियम काफ़ी लंबा है भाई, आपका 8-10 लाइन का है, तो उसको तोड़ कर लिखिएगा। पहला नियम ये निकला, देखिए आपका, अगर किसी व्यक्ति यानी कि आपका वर या वर के माता पिता या नातेदार जो दहेज लिए हैं, अगर वे दहेज की संपत्ति या धन को उस स्त्री को या उसकी संतान को या उस स्त्री के वारिसों को या स्त्री के माता पिता को वापस नहीं करते, और ऐसी दशा में धारा 6 बताती है कि ये लोग सज़ा के हकदार होंगे, और सज़ा मैं बता चुका हूँ आपका कितना, कम से कम 6 माह, अधिकतम कितना 2 साल, या जुर्माना कम से कम 5,000 और अधिकतम 10,000 या दोनों। तो जब न्यायालय ऐसे लोगों को ऐसे अपराध के लिए दंडित करता है और न्यायालय ये देखता है कि अब तक ये लोग स्त्री को या उसके संतान को या स्त्री के माता, जैसी भी स्थिति हो, स्त्री के वारिसों को या स्त्री के माता पिता को न तो धन लौटाए हैं और न ही संपत्ति लौटाए हैं, तो न्यायालय दोष सिद्ध करते समय उसी दोष सिद्धि के तहत एक आदेश पारित कर सकेगा। क्या आदेश करेगा? एक समय लगा देगा और पति या पति के नातेदारों को दोष सिद्ध करते समय ये आदेशित करेगा कि इस समय के अंदर संपत्ति जो थी या तो वो वापस करो, और नहीं संपत्ति है तो संपत्ति के मूल्य के बराबर आपका धन वापस करो। यानी कि जितना संपत्ति किसने लिया है, वर ने, संपत्ति के मूल्य के बराबर धन वापसी का आदेश कौन दे सकता है? न्यायालय। कि आप स्त्री को या स्त्री के माता पिता या बच्चों या वारिसों को उस संपत्ति का धन वापस करिए, और जो समय न्यायालय ने निर्धारित किया है अगर उस समय के अंदर वापस नहीं किया जाता तो उस वसूली न्यायालय करेगा, वसूल कर या उसकी संतान माता पिता को दिलवा देगा, तो वसूली कैसे होगी? वो लिखना पड़ेगा। ऐसे का जुर्माना वसूला जाता है, यानी कि जिस प्रकार फाइन वसूला जाता है, सेम उसी प्रक्रिया को अपनाकर यहाँ जो रकम न्यायालय ने निर्धारित की है
वह रकम पति या पति के नातेदारों से वसूली जाएगी। तुरंत आपका सीआरपीसी की एक धारा को रिलेट कर दीजिएगा। जुर्माने की वसूली, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 421 में जुर्माना वसूलने का ढंग दिया गया, तरीका। तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा, 2 लाइन मेंस में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जुर्माना वसूलवाना है। जुर्माना जैसे वसूलवाना है प्राप्त माने धन, और स्त्री या उसके वारिस या स्त्री के माता पिता या संतानों को क्या कराना है, वापस। तो जुर्माना कैसे वसूला जाता है, इसका उल्लेख आपका सीआरपीसी की धारा 421 में किया गया है। और 2 लाइन जानिए केवल। जुर्माने की वसूली आपका पति या पति के नातेदारों की चल या अचल संपत्ति को कुर्क करके बेचवाया जाएगा, या बिना कुर्की के ही डायरेक्ट क्या हो सकता है, विक्रय का आदेश दिया जाएगा और विक्रय धन से ही जुर्माना वसूला जाए। तो पहला नियम क्या हुआ जुर्माना के, कि जो अभियुक्त है यानी कि पति या पति के नातेदार, उनके पास जो मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि चल संपत्ति है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी है या अचल संपत्ति है, उसको जब्त किया जाएगा। जब्त करके नीलामी होगी, नीलामी में बिक्री होगी और विक्रय धन को स्त्री या उसके नातेदारों को वापस कराया जाए। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसी संपत्ति को जब्त करके बेचना है जो राज्य सरकार को राजस्व या रेवेन्यू या भू राजस्व देती, तो ऐसी कुर्की और विक्रय इसके माध्यम से किया जाएगा। जिले के कलेक्टर, रखे रहिए, इसके माध्यम से जिले के कलेक्टर, 2 लाइन लिखना है। 4 देखा जाए, इस धारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि धारा 6 में जो बातें हैं वह तो रहेंगे ही, इसी के साथ धारा 3 और 4 का नियम भी क्या रहेगा, लगा रहेगा, चलता रहेगा। तो इस प्रकार आपका धारा 6 थोड़ा बड़ी थी, समाप्त हुई और मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। धारा 7 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। आपका धारा 7 अपराधों का संज्ञान, यानी कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध हुए हैं, दहेज लेना, देना, संपत्ति वापस न करना, या आपका कह सकते हैं कि दहेज के लिए विज्ञापन करना, दहेज मांगना केवल, ये सब अपराध बताए गए। फिर एक बार देखिए, दहेज मांगा तब भी अपराध किया, दहेज लिया तब भी अपराध किया, दहेज दिया तब भी अपराध किया, दहेज की संपत्ति नहीं लौटाया तब भी अपराध। और 4A बताया गया था कि आपका दहेज मांगने या देने के लिए विज्ञापन करते हैं तब भी क्या होगा, अपराध। तो अब इन अपराधों का कॉग्निजेंस लेना है, संज्ञान लेना है, यानी कि अवगत होना है। तो जब भी धारा 7 पढ़िएगा, सबसे पहले आपका संज्ञान को सीआरपीसी में पढ़िएगा, और जब संज्ञान सीआरपीसी में आ जाएगा तब आपका सेक्शन 7 उठाइएगा। मैं फिर बता दूं, धारा 7 पढ़ने से पहले एक बार सीआरपीसी पढ़िएगा, और सीआरपीसी के बाद ही जब सेक्शन 7 उठाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीआरपीसी में क्या नियम है, यहाँ क्या नियम है, दोनों में अंतर क्या है। तो पहले हम सीआरपीसी बताते हैं, तो अपने आप ज़्यादातर प्रावधान धारा 7 के आपको कवर हो जाएंगे। मैंने धारा 7 पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे, सीआरपीसी। देखिए भाई, आपका
अभी यूपी एपी में भी ये क्वेश्चन आया था, प्री में बता दिया जाए कि काग्निजेंस या संज्ञान को सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है। तो संज्ञान को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, और कई लोग संज्ञान को संज्ञेय समझ लिए, यानी कि काग्निजेबल को, यानी काग्निजेंस को काग्निजेबल ऑफेंस समझ लिए, और कई लोग दिमाग लगाकर 2C मार दिए। अरे भाई, पूछा जा रहा है संज्ञान और आप दिमाग लगाकर संज्ञेय कर देंगे, शब्दों पर भी तो ध्यान दीजिए। देखिए भाई, सीआरपीसी में कुछ शब्द परिभाषित नहीं है। जमानत नहीं है, समन नहीं है, वारंट नहीं है, विचारण नहीं है, संज्ञान नहीं है। ये शब्द आपका कह सकते हैं कि कहीं परिभाषित नहीं है। एफआईआर भी नहीं है परिभाषित, परिवाद है, लेकिन एफआईआर को कहीं परिभाषित। अब आ जाए आगे तो सतर्क रहना। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम सीआरपीसी 5 मिनट बताते हैं, तब बैक होंगे धारा 7। आ सकता है भाई क्वेश्चन, ये मॉडल बन सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत किए गए अपराधों के संज्ञान एवं विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। ये मेंस में भी बिहार एपीओ में आ सकता है, चांस है। इसके बाद एक धारा 1 मेंस का और क्वेश्चन बनता है आपका, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। मैंने 2 क्वेश्चन अभी आपका पढ़ना है मुख्य रूप से, क्योंकि 10 धाराएं ही हैं, और 10 धारा में आपका 7वीं धारा अब शुरू ही हो रही है, तो 8, 9, 10 आपका दहेज प्रतिषेध अधिकारी पढ़ना है, तो उसको नियुक्ति इत्यादि पूछा जा सकता है। मैंने 2 क्वेश्चन मुख्य रूप से और जानने हैं। ध्यान से देखिए, सीआरपीसी में हम संज्ञान उठा रहे हैं भाई। संज्ञान शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। संज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है अवगत होना। अवगत होना मतलब भिज्ञ होना। भिज्ञ होना माने जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना मतलब न्यायिकतः सूचना प्राप्त करना। तो संज्ञान है क्या? जब मजिस्ट्रेट सर्वप्रथम इस दृष्टि से अपराध की ओर ध्यान देता है, अवगत होता है कि क्या अपराध किया गया कि नहीं, तो उसी को हम काग्निजेंस या संज्ञान कहते हैं। यानी कि सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट अपना मस्तिष्क किसकी ओर ले जाता है? अपराध की ओर, कि क्या इतना अपराध हुआ कि नहीं, यानी कि क्या साक्ष्य पर्याप्त है, यानी कि क्या इतना साक्ष्य पर्याप्त है कि न्यायिक कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। और सर्वप्रथम जो न्यायिक कार्यवाही संपादित की जाती है वह काग्निजेंस ही होता है। काग्निजेंस एक न्यायिक कार्यवाही है। आपराधिक मामलों में सर्वप्रथम न्यायिक कार्यवाही कहाँ से शुरू होती है? अपराध के संज्ञान से ही। अब संज्ञान कौन ले सकता है? तो सामान्यतः संज्ञान लेने का कार्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। संज्ञान के बारे में नियम 190 से लेकर 194 तक सीआरपीसी में, और शर्तें या अपवाद 195 से लेकर कहाँ तक? 199। संज्ञान आपका 3 आधारों में से किसी एक आधार पर लिया जाएगा, यानी कि अवगत होगा मजिस्ट्रेट अपराध से, तो किस आधार पर अवगत हो सकता है वह आधार देखिए। आपका 190 खंड चलना है, ए, बी और सी। अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया गया है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि साक्ष्य इतना है कि हम आगे बढ़ें, तो वह परिवाद पर क्या लेगा? संज्ञान, यानी कि परिवाद पर अपराध के बारे में अवगत होगा। कंप्लेंट पर
इस्तिगासा कहा जाता है, आगे बताया जाएगा। दूसरा है आपका पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट आपका इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने तफ्तीश की या विवेचना की या अन्वेषण किया और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है कि हजूर अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त हैं या पर्याप्त नहीं है। भाई यहीं तो भेज सकती है। अगर पुलिस लिखकर भेजी है कि साक्ष्य पर्याप्त है तो उसे एक नाम देंगे, चालानी शीट, चार्जशीट या आरोप पत्र। और पुलिस ने ये लिखकर मजिस्ट्रेट को भेजा है कि साक्ष्य अपर्याप्त है, अर्थात साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, तो इसको एक नाम देते हैं इस पुलिस रिपोर्ट को एफआर या फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट भाई कहा जाता है। इसी में पुलिस पैसा भी कमाती है बहुत ज़्यादा, आपका बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। एक उदाहरण देख लिया जाए, 4 अभियुक्त थे, उन पर हत्या का इल्ज़ाम था, एफआईआर में नाम था। तो एक अभियुक्त पुलिस से साठ-गांठ किया, कहा कि 10 लाख ले लीजिए और जब चार्जशीट भेजिएगा तो हमारा नाम हटा दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला। और इसी में कमाई भी होती है और वकील साहब इसी में बवाल भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि वकील साहब भी अपना क्लाइंट से पैसा ले लिए, दरोगा जी से मिले नाम हटवाने के लिए, 1 लाख लिए हैं तो दरोगा जी को 10,000 देंगे, कहेंगे नाम हटाइए, नहीं हटाएंगे तो मारपीट भी कर लेते हैं कचहरी में कई बार हो चुका है इसी मुद्दे पर मारपीट रही। तो अलग बात है, वो सीआरपीसी में बताया जाएगा, चलेगा इस सीआरपीसी। तो दूसरा तक किस पर संज्ञान लिया जाएगा अपराध का, पुलिस रिपोर्ट पर। और तीसरा सुमोटो या स्वयं के ज्ञान पर या किसी की शिकायत पर, यानी कि मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी पर भी संज्ञान ले सकता है, यानी कि अवगत हो सकता है। तो संज्ञान एक न्यायिक कार्यवाही है। मुकदमा न्यायिक कार्यवाही की पहली शर्त है कांग्निजेंस लेना। और संज्ञान का आधार याद रखें, कितने आधारों पर लिया जाएगा, या तो परिवाद या किस पर, पुलिस रिपोर्ट या किस पर, तीनों आधारों पर एक साथ नहीं, तीनों में से किसी एक आधार पर। यह नहीं कि तीनों मार दीजिए, 3 में से किसी एक आधार पर ही कांग्निजेंस लिया जा सकता है, तीनों आधारों पर नहीं भाई एक साथ, वो आगे सीआरपीसी में चलेगा। संज्ञान का मतलब फिर याद रखें, भिज्ञ होना। तो लास्ट में बता दिया जाए, संज्ञान अपराध का लिया जाता है कि अपराधी का। मजिस्ट्रेट किससे भिज्ञ होता है, अपराधी से कि अपराध से, अपराध से। अपराधी कौन है, इसका निश्चय, इसका आपका जांच या इसका निश्चयन ट्रायल में होता है। यानी कि अपराधी कौन है इसका निर्धारण किस में होगा, विचारण में होगा। लेकिन संज्ञान में बस ये देखना है कि क्या इतना साक्ष्य है कि अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही को गति दी जा सके। अगर हैं तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेकर न्यायिक कार्यवाही क्या बढ़ा देंगे, वाह आगे। अब जो ये दहेज अधिनियम के तहत जितने अपराध हो रहे हैं, धारा 3 से लगा के धारा 2 में तो परिभाषा है दहेज की, अपराध से कैसे अवगत हुआ जाएगा, अवगत होगा, विवाद पर होगा, पुलिस रिपोर्ट पर, अब आप इस कानून में पढ़ना। देखिए भाई अब सही रहेगा। देखिए अपराधों का संज्ञान, हेडिंग देखिए आपका, धारा पूछ सकता है इसमें। दंड प्रक्रिया 1973 में किसी बात के होते हुए किसी पीसी में कुछ भी लिखा गया हो, इससे मतलब नहीं है। अगर दहेज संबंधी अपराध हैं तो धारा 7 लागू होगी। तो फिर एक बात बताइए, अगर सीआरपीसी और दहेज
दहेज अधिनियम। क्यों? क्योंकि भले सीआरपीसी में कुछ लिखा, उससे मतलब नहीं है। धारा 7 इस कानून के लिए क्या होगी? यहाँ काम नहीं करेगी। में किसी बड़ी बात लिखी भी गई हो, ऐसी दशा में वह बात लागू न होकर तो कौन बात लागू होगी? साथ की। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। महा होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, पहली शर्त ये आई कि जो भी संज्ञान लिया जाएगा, विचारण किया जाएगा, या तो एमएम द्वारा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा, मजिस्ट्रेट यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा या प्रवर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, इसके नीचे का कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधों का, दहेज अधिनियम के तहत अपराधों का न तो संज्ञान कर पाएगा और न ही विचार। इसी देखिए फिर इसके बाद कोरिलेट करते हैं। आपका संज्ञान लेने के लिए 190 में सशक्त हैं, तो हमने क्या बताया? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यहाँ प्रथम वर्ग है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। महानगर मजिस्ट्रेट यहाँ भी है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सीआरपीसी में एक अंतर है। अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्राधिकृत करता है, अथराइज करता है, तो जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सीआरपीसी में वह भी संज्ञान ले सकता है। लेकिन किसके द्वारा अथराइज करने पर? सीजीएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब आखिर दहेज अधिनियम और सीआरपीसी में अंतर क्या आया? अंतर समझिए, फिर दहेज अधिनियम में बैक होइए। दहेज अधिनियम की धारा 7 का पहला नियम है कि इस कानून के तहत जो अपराध हुए हैं उनका संज्ञान या तो महानगर मजिस्ट्रेट या उसके ऊपर का न्यायालय, भाई वाइब्रेट करिए भाई मोबाइल, या तो महानगर मजिस्ट्रेट लेगा या उसके ऊपर के मजिस्ट्रेट लेंगे, या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लेंगे या उसके ऊपर के न्यायालय। यानी कि जो ये नीचे के न्यायालय द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, ये दहेज अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए सशक्त नहीं है, यानी कि इनको अधिकार नहीं है। पहला अंतर सीआरपीसी से आया। वहाँ सेकेंड क्लास भी ले सकता है सीआरपीसी में, लेकिन कब? जब किसके द्वारा अथराइज हो? सीजीएम यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और यहाँ कौन ले सकता है? या तो महानगर या कौन? प्रथम वर्ग या इसके ऊपर, नीचे के नहीं। ये पहला नियम याद रखना है। ख देखिए खंड भाई, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, अब आपका कह सकते हैं कि फिर 190 के सीआरपीसी भाई कवर करिए। सीआरपीसी के तहत किसी अपराध का संज्ञान किस पर लिया जा रहा था? या तो कंप्लेंट पर, या किस पर? पुलिस रिपोर्ट, या किस पर? स्वयं के ज्ञान। पुलिस रिपोर्ट कब होगी ये थोड़ा बता दिया जाए। परिवार तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ करेंगे। देखिए पुलिस रिपोर्ट कब होती है? तो जब पुलिस किसी मामले में एफआईआर दर्ज की हो और एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना या तफ्तीश या अन्वेषण की हो। अन्वेषण करने के बाद सीआरपीसी 173(2) के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को कचहरी में रिपोर्ट भेजी हो
और इसी रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे, पुलिस रिपोर्ट। यानी कि पुलिस रिपोर्ट में इसका मतलब हुआ कि पुलिस रिपोर्ट जब भी होगी सतर्क रहना है। आपका एफआईआर या हुआ रहेगा, कहाँ हुआ रहेगा, थाने में, तब रिपोर्ट। परिवाद में ऐसा नहीं है। परिवाद डायरेक्ट कहाँ किया जाता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ, और मजिस्ट्रेट स्वयं कार्रवाई करते हैं। और स्वयं के ज्ञान में भी पुलिस से मतलब नहीं है। मजिस्ट्रेट ने पेपर में पढ़ लिया, रास्ते में जाते हुए घटना देख लिया, या कहीं से सूचना मिल गई, भाई जल्दी अपनाते नहीं है कि देख लिया तो ले लिया। लेकिन पावर है कि पेपर में पढ़ लिया, घटना देख लिया स्वयं अपनी आंखों से, किसी ने शिकायत कर दी, सोशल मीडिया पर अपराध देख लिया, तो मजिस्ट्रेट चाहें तो सुमोटो, सुमोटो मतलब क्या, अपने स्वयं के ज्ञान पर अपराध से अवगत हो सकता है और अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है। पावर है, लेकिन पावर का यूज कम किया जाता है। वो अलग बात है कि भाई कौन जाए ताम झाम पाले, आए पुलिस आए पता, तब हम कुछ करेंगे क्यों। अब आइए बैक हो जाइए इस अधिनियम में। देखिए भाई खंड 2 भी काफी महत्वपूर्ण है, अंतर आएगा। देखिए, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर, अब बताइए क्या कोई न्यायालय यानी कि या तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या उसके ऊपर के न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपनी जानकारी पर दहेज अधिनियम के तहत अपराधों का काग्निजेंस ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। तो सीआरपीसी में जो स्टेट अपने स्वयं के ज्ञान पर सुमोटो से अपनी जानकारी पर मजिस्ट्रेट कोई आपका संज्ञान ले सकता है कि नहीं, सीआरपीसी में ले सकता है। खंड वाइज पढ़िए, सीआरपीसी के खंड में हमने स्वयं के ज्ञान पर बताया 190(1)(c। तो फिर आ जाए दहेज अधिनियम, भाई बैक होइए। क्या दहेज अधिनियम के तहत जितने अपराध हैं, क्या उन अपराधों का काग्निजेंस या संज्ञान मजिस्ट्रेट क्या स्वयं के ज्ञान पर या सुमोटो या अपनी जानकारी के आधार पर बिना किसी की सूचना दिए ले सकता है कि नहीं, ले सकता है। पहला ही शब्द है अपनी जानकारी पर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ सुमोटो। दूसरा या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट, तो सीआरपीसी में भी पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान है। किस क्लाज में, 190(1) के बी में। तो यहाँ भी पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है कि नहीं, दहेज वाले मामले में ले सकता है। तीसरा देखिए, अपराध से व्यथित या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर, यानी कि परिवाद या कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट के पास किया जा सकता है। कंप्लेंट कौन कर सकता है, लिस्ट याद रखिएगा, पीड़ित या आहत या विक्टिम या व्यथित, एक ही शब्द है, पीड़ित, वाह, आहत, विक्टिम, व्यथित, या उसके माता पिता कर सकते हैं परिवाद, या नातेदार कर सकते हैं, या कोई मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था भी कर सकती हैं, या कोई मान्यता प्राप्त संगठन भी कर सकता है। तो अब पूरा लिस्ट बना लीजिए। दहेज संबंधी अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, तो कोई महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर श्रेणी का कोई न्यायालय नहीं लेगा। इसका मतलब कि ये कैटेगरी के या इसके ऊपर संज्ञान कितने आधारों पर लिया जा सकता है, तो सीआरपीसी और ये तो सेम ही हो गई भाई। सीआरपीसी में बस ये है कि पहला परिवाद है,
दूसरा पुलिस रिपोर्ट और तीसरा क्या है, स्वयं के ज्ञान। तो उल्टा कर दीजिए इसमें। इसमें पहला क्या हो गया, स्वयं के ज्ञान, दूसरा क्या हो गया, पुलिस रिपोर्ट, और तीसरा हमने क्या बताया, परिवाद। तो परिवाद कौन कर सकता है, व्यथित कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। व्यथित के माता पिता, नातेदार, कोई सामाजिक संगठन या कल्याण संस्था। यही तो याद रखना, और क्या भाई, बता तो दिए, एक बार हो गया। सी देखिए भाई, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि, विधिपूर्ण होगा माने वैध होगा, सही होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे। अब समस्या देखिए आपका, फिर समस्या फिर आपका देखना भाई, थोड़ा अच्छे से देखिए। सीआरपीसी में क्या नियम, जो ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ये कितना अधिकतम सजा सीआरपीसी के तहत दे सकता है, तो 3 वर्ष तक का कारावास और और जुर्माना कितना, 10। कितना, महानगर मजिस्ट्रेट को भी इतना ही पावर है, सेम पावर, कोई अंतर नहीं। ये महानगर में रहेंगे, ये महानगर से भिन्न है, याद, और कोई अंतर नहीं। अब आपका दहेज अधिनियम के तहत आपने देखा कि कुछ मामलों में दंड 5 साल से कम नहीं हो। अब आप ये कहेंगे कि सीआरपीसी में तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को जो पावर है वह कितना है, 3 साल या कितना, 10 साल। और ये अधिनियम, इस अधिनियम में तो अगर सीआरपीसी हम ऐड करें तो सीआरपीसी के तहत तो ये 5 साल दे ही नहीं सकते। इसीलिए लास्ट आपका खंड बना और स्पष्ट लिखता है कि पहले ही मैं बता दिया, भले सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, ये सीआरपीसी यहाँ लागू नहीं है। और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत अगर कोई सजा देता है तो वह सजा विधिपूर्ण होगी, वैध होगी। और पहले ही मैं बताया कि सीआरपीसी यहाँ अप्लाई नहीं करेगी, यानी कि सीआरपीसी इस सजा देने का विरोध नहीं करेगी। यानी कि सीआरपीसी में इनको दंड देने का पावर कम है, लेकिन दहेज अधिनियम में दंड देने की शक्ति बढ़ा दी गई है। यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर 5 साल दे देता है सजा इस अधिनियम के तहत, तो ये सजा वैध होगी कि अवैध होगी। भाई इसी इसीलिए लिखा कि सीआरपीसी का नियम यहाँ अप्लाई दिमाग में न करिए, मैं कोरिलेट करके भले दोनों बताया कि क्या अंतर है। अगला देखिए भाई आपका स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी। आपका देखिए आगे दूसरा खंड देखिए भाई आपका, सीआरपीसी के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। यानी कि अब आपका सीआरपीसी का अध्याय 36 भी देखना है, तो अध्याय 36 में है क्या, और इसको कल भाई डिटेल में चलेगा, क्योंकि आपका डिटेल में बताना पड़ेगा भाई, शॉर्टकट में नहीं चल पाएगा। तो कल आपका एक दिन और लेक्चर चलेगा भाई, कल लेक्चर फिर एक दिन और चलेगा, तब शनिवार को लिखवाया जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट में नहीं चल सकता भाई। अध्याय 36 अब पूरा मत कर, फिर यहाँ जोड़ना पड़ेगा सीआरपीसी के।